नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में जौनपुर में मुख्यमंत्री धामी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा बसपा अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही। बदलापुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम धामी ने मीडिया से भी बातचीत की। सुनिए। निश्चित रूप से कमल खिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जौनपुर भी विकास के इस रथ में सवार होगा और यहाँ पर कमल खिलेगा। भारी बहुमत से लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और कृपा शंकर जी को सांसद चुनेंगे। जनसंख्या की बात की जो आंकड़े आई चुनाव के दौर में, जो जातिगत आंकड़े हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये देश के अंदर जो तुष्टीकरण का खेल चला है, इन परिवारवादी पार्टियों ने, भ्रष्टाचारी पार्टियों ने, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनकी देश के अंदर 60 वर्षों तक इनकी सरकारें रही हैं और इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। इन्होंने हमेशा बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का काम किया है, उनका कभी प्रोत्साहन नहीं किया। उसी का परिणाम है कि जनसंख्या में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के लोग सपा बसपा ये सब पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं। कृपा शंकर जी आप सब लोगों के एक अच्छे पैरोकार साबित होंगे। आप सबके वकील बनकर आपकी वकालत लखनऊ हो या दिल्ली हो, किसी भी मंच पर आपकी वकालत करके पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हर किसी के लिए, माता बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवान साथियों के लिए एक रास्ता बनाने का काम करेंगे भाइयों बहनों। और कहा भी जाता है, क्योंकि ये युवा सम्मेलन है और युवा सम्मेलन में युवाओं के अंदर जोश में देख रहा हूँ, आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ, आपका उत्साह देख रहा हूँ। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अपने सभी युवा नौजवान भाइयों से यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने संकल्प ले लिया कि जौनपुर में कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और कृपा शंकर जी को यहां से संसद बनाना है, तो कोई भी शक्ति, जो आज बहुत सारी शक्तियां हैं जो आज जातिवाद के नाम से, वर्गवाद के नाम से, तमाम वादों से जो विपक्षी पार्टियां हैं देश के अंदर और जो देशद्रोही लोग हैं, जो भारत को शक्तिशाली होते हुए देख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि भारत दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, ऐसे लोग मोदी जी को रोकने के लिए जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद ऐसा करके विपक्ष के और देशद्रोहियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे भाइयों बहनों, उनसे हमको सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि आपका एक एक वोट, कमल के फूल में पड़ने वाला एक एक वोट मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा, कृपा शंकर जी को सांसद बनाएगा, मोदी जी को ऊर्जा प्रदान करेगा। और मैं कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने संकल्प ले लिया तो ये जौनपुर में कमल खिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे भाई गगनदीप में और बहन सपना में बहुत अच्छा यहाँ से गीत के माध्यम से आप सबके सामने रखा कि कृपा शंकर चाचा को क्या बनाना है, सांसद बनाना है, यही बना। और आपने बताया देश को आगे बढ़ाना है। तो ये शानदार प्रस्तुति भी आपके सामने हो रही है और मेरे जाने के बाद ये शायद प्रस्तुतिकरण भी चलता रहेगा। मेरा तो मन था कि मैं भी इनका कितना अच्छा भोजपुरी गाना यहाँ पर हो रहा है और मैं भी सुनता, लेकिन चुनाव की व्यस्तता के कारण से अनेक स्थानों पर जाना है, इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के बाद में आप इनका पूरा गाना सुनते रहेंगे, पूरा इनके गीत सुनते रहेंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, देश का नाम दुनिया के अंदर हो रहा है और युवा हमारे ठान है कि उनको ये करके दिखाना है। तो आप निश्चित मानिए कि कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है। कोई ताकत दुनिया को, देश को दुनिया का शिखर पर ले जाने का, रोकने का किसी का साहस नहीं है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम हुआ है,
देश में आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश आगे बढ़ा है, उससे साफ पता चलता है कि देश का युवा सजग होकर मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जाने का काम कर रहे हैं, युवा उस दिशा में चल रहा है, कदम से कदम मिला रहा है। एक गंतव्य की जो यात्रा हमारी चल रही है, उस यात्रा में हम सब सहयोगी हैं, हम सब लोग उस पथ के सारथी हैं, उस पथ के सहायक सहयोगी हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व के मानचित्र में एक नई पहचान बन गया। एक समय था 2014 से पहले, क्या समय था? देश के अंदर यूपीए की सरकार होती थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते थे। हमारी पहचान दुनिया में बन गई थी कि भारत एक ऐसा भारत, डब्बू भारत, पिछड़ब्बू भारत और दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत, उससे बाहर निकालने का काम आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो भाइयों बहनों, पूरी दुनिया किसी के रुख का इंतजार करती है तो भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या करने वाला है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो यमुनोत्री धाम शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर भयभीत होना लाजमी है। इतनी भीड़ इसलिए आई है क्योंकि किस धाम में एक दिन में कितने श्रद्धालु जाने वाले हैं या जाएंगे, ऐसा कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया। क्या किसी घटना के होने का इंतजार किया जा रहा है? यह सवाल खड़ा हो रहा है। कोई फॉर्मूला क्यों नहीं तय किया गया, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह कि यमुनोत्री धाम में उमड़ता भक्तों का यह सैलाब कितने बड़े खतरे को न्योता दे रहा है। राजमार्ग है और यहाँ देखो कितना जाम लग चुका है और यहाँ धामी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है? हम इस बात को पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से, कि यहाँ का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। देखो दोस्तों, ये यमुनोत्री धाम का उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी सिर्फ 24 घंटे ही तो हो पाए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो धामों से श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जो वीडियो आ रहे हैं वो सरकार के लिए सीधे तौर पर चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि यमुनोत्री धाम में जिस प्रकार से संकरे रास्ते पर भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, घोड़े खच्चर दूसरी रास्ते से चल रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोई बड़ी होनी घटना का न्योता वहां पर दिया जा रहा है। केदारनाथ धाम में भी भक्तों की भीड़ काफी मात्रा में पहुंची है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना जो स्थानीय प्रशासन है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। प्रशासन के लिए भक्तों को यात्रा सफल बनाने का सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ में उस भीड़ को नियंत्रित करना भी बड़ी चुनौती उनके सामने नजर आ रहा है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार के प्रशासन है वो ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी बड़ी अनहोनी घटना को टाला जा सके, क्योंकि जिस प्रकार से धामों में भीड़ उमड़ी है, बेहतर सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यही भीड़ सबसे बड़ी चुनौती भी सरकार ने बन सकती है। कोई बड़ी अनहोनी घटना वहां पर घट सकती है। अभी तो ये कहा जा सकता है सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में भक्तों की यही भीड़ और भारी मात्रा में यहाँ पर उमड़ेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा कल यानी 10 मई से शुरू हो चुकी है और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 8 मई से शुरू हो गया था। पहले दिन से ही रजिस्ट्रेशन कराने वालों की भारी संख्या के चलते अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया राही मोटल से हटाकर ऋषिकुल मैदान में शिफ्ट कर दी गई। ऋषिकुल मैदान में टेंट लगाकर रजिस्ट्रेशन की निःशुल्क व्यवस्था शुरू की गई है। आपको बता दें कि काउंटर भी बढ़ाकर 20 कर दिए गए। यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियों की और पानी पीने के लिए बाकायदा पानी की व्यवस्था की गई है। थोड़ा सा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, उसके लिए जितने भी एजेंसीज हैं उनसे हम लोगों ने बात कर ली है। कल से ऐसी दिक्कत नहीं आएगी और चूंकि रजिस्ट्रेशन पहले राही होटल में होता आया है पहले विगत वर्षों में भी, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत हुई और उसी को देखते हुए हम पहली बार यहाँ पे इनको ऋषिकुल से ये सुविधाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं। पहले काउंटर 8 काउंटर लगते थे, लगभग 20 काउंटर लगा दिए हैं। अभी
जितने भी श्रद्धालु आए उनसे हम लोगों ने बात की अलग से। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका ये कहना था उनके लिए अलग से काउंटर लगा दीजिए, तो उनके लिए 2 काउंटर हम अलग से लगा रहे हैं। हम आज सुबह आए हैं और इधर रजिस्ट्रेशन के लिए वॉच लगा के देखा, एक आदमी को लाइन से बाहर आने में 25 मिनट लगते हैं। 25 से आधा घंटा 25 है अभी। और उसमें क्या है, एक आदमी 5 लोगों का और अपने साथ कर सकता है, ये प्रोविज़न है। मेरा सजेशन ये था कि जो भी उनके मतलब जो आधार कार्ड है वो स्कैन करके तुरंत हो सकता है, तो स्कैन करके अगर लगाए देंगे ना तो उसमें स्कैन करने में ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड, 1 मिनट में 5 लोगों का भी होगा ना तो 5 लोगों का 1 मिनट में हो जाएगा। तो ये अभी 25 मिनट लग रहे हैं एक आदमी को, और 4 धाम के जाने का होगा तो टाइम अलग है, 2 धाम जाने का टाइम अलग है। तो ये ऐसा क्यों है ये मुझे मालूम नहीं, तो उसमें भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होने की ज़रूरत है। 4 धाम के लिए आए थे पर अब लग रहा है कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ का मैनेजमेंट इतना गंदा है। मॉर्निंग 5 o'clock से हम यहाँ हैं पर किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। कंटिन्यू इनका सर्वर डाउन हो रहा है, वाईफाई इनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या सिस्टम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता रहा है हम आपकी सेवा में हैं, पानी तक नहीं पिए, लाइन में खड़े हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई यानी कल सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तृतीया 10 मई को खोल दिए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कपाट खुलने के लिए तैयारियां पूरी कर ली। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि डोईवाला तहसील क्षेत्र के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मंदीप बजाज ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में उनकी मौके पर ही जान चली गई। मंदीप बजाज के निधन पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने शोक जाहिर की है और शोक की लहर भी है। जानकारी के मुताबिक हादसा लच्छीवाला पेट्रोल पंप के पीछे हुआ है। बताया जा रहा है कि मंदीप बजाज लच्छीवाला की साइड पर गए हुए थे, तभी वो अचानक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए और इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद अब बारी है निकाय और उपचुनाव की। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का मेन फोकस अब निकाय चुनाव और उपचुनाव पर है, जिसको लेकर पार्टियों ने कमर भी कस ली है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने यह कहा कि कांग्रेस ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। बूथ बैठकों के साथ संगठनों को मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस दोनों विधानसभा में प्रचंड जीत दर्ज करेगी। पार्टी जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी, आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था और हमने उसी दिन मांग की थी कि इन्हीं लोकसभा के चरणों में जो है मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाए, क्योंकि हमारी तैयारियां पहले से पूरी है। लोकसभा चुनाव में भी हमने जो है चुनाव की तैयारी की है और फिर से हमने जो है बूथों की समीक्षा की है, संगठन को वहां पर जो है चुस्त दुरुस्त किया है और दोनों विधानसभा सीटों में कांग्रेस जो है प्रचंड बहुमत से जीतने की स्थिति में है। अब हम तो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अब माननीय निर्वाचन आयोग जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान करे और जब भी तारीखों का ऐलान होगा कांग्रेस पार्टी आप देखिए पूरी मुस्तैदी से इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। खबर देहरादून से है, जहां एक तरफ प्रदेश अपने भौगोलिक परिदृश्य से पहाड़ी और मैदानी इलाकों को समेटे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से लोग पलायन कर मैदानी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। इसी क्रम में पुरोला विधानसभा क्षेत्र में पलायन का दर अन्य पहाड़ी जिलों से सबसे कम है। पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पलायन कम होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का विकास होना है। देखिए, काम तो कभी पूर्ण होते नहीं है
लेकिन डेफिनेटली ये मेरा जो टास्क है उसमें मैं उस पर लगा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि गांव-गांव में सड़कें पहुँचें। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो है सड़कें नहीं, अभी भी सड़कें नहीं हैं, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आए दिन जो है मैं उसके संबंध में मैंने वार्ता भी की है, मैं पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से बात करी है। इवन तो जो कई सड़कें हमारे यहाँ, मैं अपने प्रदेश की और देश की सरकार का जो है, भारत सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पीएमजीएसवाई के तहत जो है मेरे यहाँ कम से कम 14-15 सड़कें बन रही हैं। जिन सड़कों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे इस गांव में सड़क बनेगी, लेकिन इस बार जो है सड़कें बन रही है कि बहुत महत्वपूर्ण जो सड़कें थी वो इस बार जो है उसकी जो ट्रेंडिंग हो चुकी है। तमाम चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो एक नया रूप लेगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां नई दक्षता समिति के माध्यम से तैनात सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गड़बड़ी और पीएफ की सुविधा से वंचित रखने के मामले की जांच पूरी कर मुख्य विकास अधिकारी ने डीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 99 ऐसे कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जबकि इनके नाम पर पिछले 5 सालों से वेतन भुगतान किया जा रहा था। कांग्रेस नगर निगम प्रभारी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि यह फर्जीवाड़ा कई सालों से चलते आ रहा है। देखिए, ये काफी टाइम से चला आ रहा है कि कितना फर्जीवाड़ा नगर निगम में हुआ है कि एक एक वार्ड में जो है 8-8, 10-10, 15-15 कर्मचारी रखे गए हैं, और जबकि वो कर्मचारी धरातल पे है ही नहीं, उनकी सैलरी विड्रॉल हो रही है, सिर्फ विड्रॉल हो रही है, वो धरातल पे काम ही नहीं कर रहे। तो ऐसी और जांच मिलेगी, तो उसकी अभी तक जांच जो चल रही थी उसका जो सही तथ्य थे वो सामने नहीं आया, अभी तक भी सरकार इनकी है। इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये जांच करेंगे, इसमें और भी गड़बड़े निकलेंगी। तो उत्तरकाशी पुरोला क्षेत्र में देर शाम को अचानक हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से सेब, पूलम, आड़ू और नाशपत्ती आदि नगदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। काश्तकारों ने प्रशासन से अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर मुआवजा की मांग की है। आपको बता दें कि काश्तकारों की इससे भारी नुकसान पहुंचा हुआ है उन्हें, और शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली और ओलावृष्टि के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे क्षेत्र के गुदियाट गांव, पोरा, कंडिया, कंडियाल, कुमोला, नौरी, पुजेली, सौदांडी, चंदेली, खाबली, सेरा आदि गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में लगातार बदलते मौसम की मार झेल रहा है सेब बागवान। पिछले कल दिनांक 10/5/2024 को शाम के समय भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे आराकोट बंगान क्षेत्र की सेब की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। आराकोट बंगान क्षेत्र पूरे प्रदेश में सेब बागवानी के लिए जाना जाता है और हमारे क्षेत्र में आजीविका का एकमात्र साधन सेब है। सेब की फसल नष्ट होने से पूरे क्षेत्र में आर्थिकी का संकट मंडरा गया है। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, स्थानीय विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल जी, महाप्रबंधक SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, निर्देशक उद्यान विभाग, जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय को लिखित रूप में अवगत करवाया कि जल्द से जल्द क्षेत्र में स्थिति का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों के साथ ही अपने अनुकूल मौसम के लिए भी जाना जाता है। इस गर्मी के मौसम में लोगों को काफी तेज गर्मी की मार झेलनी नहीं पड़ रही है। कभी 1 से 2 दिनों तक तपतपाती धूप निकलती है, तो कभी अगले ही पल तेज बारिश और आंधी गर्म मौसम को ठंडा कर देती है। अचानक इस तरह से हो रहे मौसम में बदलाव के चलते मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम चेंज हो रहा है तो उस तरह के सर्दी के जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे खांसी होना, जुकाम होना, तो मेनली जब गर्मी आ रही है और सर्दी के सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी जुकाम होना, तो ये मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस सेम सिम्टम्स आपको जब सर्दी आती है तब भी होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके वायरस अलग टाइप के होते हैं और इस टाइम पे आपके वायरस अलग टाइप के होते हैं। और दूसरा रीज़न है, इस मौसम में कई पेशेंट्स को एलर्जी भी रहती है, तो जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, सर्दी खांसी होना, ये उसका भी एक लक्षण हो सकते हैं। तो पहले तो किस तरह से इसमें बचा जाए,
जैसे इन्फेक्शन रोकने के लिए अपने हाथ फ्रिक्वेंटली आप धोएं, बहुत भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, और किसी को यदि सर्दी जुकाम है तो उसके पास जाने से बचें, मास्क लगा के रखें। और यदि आपको ये सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस टाइम पे ध्यान रखें, अपना हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन रखें, लाइक पानी वगैरह खूब पिएं और थोड़ा गुनगुना पानी पिएं, एकदम ठंडा पानी नहीं पिएं, और एडुकेट रेस्ट करें, क्योंकि जब पेशेंट रेस्ट नहीं करता है, लगातार काम करता रहता है तो एग्जॉस्ट हो जाता है, उस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वायरल इन्फेक्शन और होने के चांस रहते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान दें, तो इस तरह से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां भगवान परशुराम की जयंती पर नेहरू कॉलोनी स्थित फवारा चौक का नाम भगवान परशुराम चौक रख दिया गया। ऋषिकेश परमार्थ आश्रम के चिदानंद मुनि महाराज ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम के अस्त्र फरसा को भी चौक पर स्थापित किया। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज का कहना है कि भगवान परशुराम ने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए फरसा उठाया था और आज सभी को पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़े होना है। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करना है। आज हमारे देश में एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है। एक शस्त्र की संस्कृति, एक शास्त्र की संस्कृति है। समय आया है, अब हमें विचारों को प्रधानता देनी है। उन्होंने परसा उठाया, धरती की रक्षा की, हम लोग भी, उन्होंने तो परसा हाथ में उठाया, हम खुद को खड़ा कर लें, और खुद को खड़ा करके आज पर्यावरण का, वाणी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, इस सारे प्रदूषण को दूर करने के लिए अगर कुछ करना है तो सबको खड़े होना पड़े। एक पेड़ इतना सुंदर, देखो कितनी छाया है। आज समाज को यही संदेश देना है परशुराम जी के उस जयंती के अवसर पर कि अब पेड़ मत बांटो, पेड़ बांटो, क्योंकि ज्यादा पेड़ होंगे तो पृथ्वी बचेगी, हमारी पीढ़ियां बचेंगी, आने वाली धरती बचेगी। पेड़ नहीं बचेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां सोलानी पार्क के पास गंग नहर में नहा रहे इमली खेड़ा के एक युवक को डूबते हुए जल पुलिस के एक जवान और मोनू जलवीर ने मिलकर बचाया। आपको बता दें कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते गंग नहर में रोजाना सैकड़ों लोग नहाते हैं, जिसके चलते इमली खेड़ा के रहने वाला एक युवक डूबने लगा, जिसे देखकर आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद जल पुलिस के जवान और मोनू जलवीर ने मिलकर डूबते हुए युवक की जान बचाई। खड़े थे, हमने देखा ये लड़का यहाँ से कूदा तो ये सामने जाकर डूब रहा था, तो इसे गए दोनों गए और जल पुलिस वाले भी गए और इसे यहाँ से निकाल दिया। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।